हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले मैंने 3 लेक्चर डाल चुका हूं मध्यकालीन इतिहास के। 3 लेक्चर डाल चुका हूं, आप जाके उसको प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाके देखें। आज हम डिस्कस करेंगे। 3 लेक्चर मध्यकालीन इतिहास के हो गए हैं और प्राचीन इतिहास जो है मध्य प्रदेश के संदर्भ में सारा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, सारा कंप्लीट हो चुका है, उसको देखना आप बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको तैयारी करने में आसान जा सके, थोड़ा समझने में आसानी जा सके। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, है ना। तो यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही करके हम मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास मध्य प्रदेश के संदर्भ में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैं परीक्षा धाम की बुक से डिस्कस कर रहा हूं। परीक्षा धाम की बुक को एक्सप्लेन कर रहा हूं, उससे डिस्कस कर रहा हूं। आपके पास याली बुक होगी तो अच्छी बात है, और याली बुक नहीं भी होगी और जो भी बुक होगी तो आप उससे तैयारी कर सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। सभी बुक अच्छी होती है, सब में ही अच्छा लिखा रहता है ना। क्या है, देखने के बाद आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, आसानी आएगी। तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में गोंडवाना रियासत की। गोंडवाना रियासत, तो देखो, गोंडवाना साम्राज्य पर राजगोंडों का शासन था। दोस्तों, गोंडवाना रियासत साम्राज्य पर राजगोंडों का शासन था। गोंडों ने राजगोंड शासक वर्ग थे। गोंडों में जो राजगोंड हुआ करते थे वो शासक वर्ग थे। गोंडों में जो राजगोंड हुआ करते थे वो शासक वर्ग थे। गोंडवाना क्षेत्र में गोंड प्रमुख समुदाय था, यानी गोंडवाना क्षेत्र में गोंड प्रमुख समुदाय था। गोंडवाना नाम गोंडी लोगों के नाम पर पड़ा है। दोस्तों, गोंडवाना नाम जो है गोंडी लोग, जो गोंड जनजाति है, गोंडी लोगों के नाम पर पड़ा था। दोस्तों, इस रियासत का नाम गोंडी प्राकृतिक आधारित धर्म, गोंडी धर्म, प्राकृतिक आधारित धर्म, गोंडी धर्म को मानते थे। गोंडी धर्म और कोया गोंडी धर्म और कोया पुणेम के अनुयायी थे। दोस्तों, कोया पुणेम के अनुयायी थे। तो गोंड प्राकृतिक आधारित धर्म, गोंडी धर्म और कोया पुणेम के अनुयायी थे। दोस्तों, गोंडवाना का अर्थ क्या होता है? गोंडों द्वारा बसाया हुआ देश। गोंडवाना का अर्थ क्या होता है? गोंडवाना, अपन गोंडवाना शब्द पढ़ रहे हैं। गोंडवाना का अर्थ होता है गोंडों द्वारा बसाया हुआ देश, ये होता है इसका अर्थ। तो प्रारंभिक काल में गोंडवाना साम्राज्य प्रमुख रूप से 4 राज्य शामिल थे। इसके अंतर्गत 4 राज्य शामिल थे, है ना। जबलपुर वाला तरफ वाला क्षेत्र था, चंद्रपुर साम्राज्य था, खरेला साम्राज्य था, नागपुर, छिंदवाड़ा, इधर साइड सब शामिल थे, जिसमें से हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो इंपॉर्टेंट वाला है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम गढ़मंडला रियासत के बारे में डिस्कस करेंगे। गढ़मंडला रियासत हुआ करती थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देवगढ़ रियासत को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, देवगढ़ में इनका साम्राज्य कैसा क्या था उसके बारे में जानेंगे। खरेला रियासत के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये 3 प्रमुख रियासतें थी मध्य प्रदेश में, गढ़मंडला रियासत, देवगढ़ रियासत और खरेला रियासत। तीनों को याद रखना, ये 3 रियासतों के बारे में। तो गढ़मंडला का गोंड राज्य, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गढ़मंडला के बारे में। तो गढ़मंडला का गोंड राज्य जो था दोस्तों, इसमें हम क्या देखेंगे? तो इसका विस्तार देखेंगे, संबंधित रियासत देखेंगे, कौन सी रियासत गढ़मंडला के अंतर्गत शामिल थी। गढ़मंडला एक बहुत बड़ा गढ़ हुआ करता था, उसके अंतर्गत कई छोटी बड़ी रियासतें थी, है ना। तो इसका विस्तार देखेंगे, संबंधित रियासत देखेंगे, और जो उनके द्वारा जो किले, रियासतों के राजाओं के द्वारा जो किले बनवाए गए हैं उनसे रिलेटेड जानकारी देखेंगे हम, जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये हम गढ़मंडला का गोंड राजा के प्रमुख शासकों को डिस्कस करेंगे। कौन से शासक रहे हैं, जैसे संग्राम शाह, दलपत शाह, वीर नारायण, इनके बारे में देखो, इतने सारे शासक रहे हैं, तो ये पूरों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, है कि नहीं। तो ये पूरे शासक रहे हैं दोस्तों, संग्राम शाह, दलपत शाह, वीर नारायण जो रानी दुर्गावती का लड़का था, है ना, चंद्र शाह, हरदय शाह, मधुकर शाह, प्रेम शाह, हरदय शाह, पहाड़ सिंह, नरेंद्र शाह के बारे में डिस्कस करेंगे, महाराजा शाह के बारे में, शिवराज शाह, निजाम शाह और नरहरि शाह, इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम इनको भी डिस्कस करेंगे, गोंड राज्य के संबंधित साहित्यकार। तो कोई गोंड शासक थे, उनके दरबार में कोई साहित्यकार या दरबारी बैठा करते थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे महेश ठाकुर, है ना, दामोदर ठाकुर, पद्मनाथ भट्टाचार्य, भानुदत्त मिश्र, लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित और रूपनाथ झा, ये सब दरबारी थे, साहित्यकार थे, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए। गोंड रियासत के प्रमुख शासक
देखो गोंडों का पहली बार उल्लेख कहां मिलता है दोस्तों? गोंड रियासतों का पहली बार उल्लेख कहां मिलता है? तो गोंडों का पहली बार उल्लेख 14वीं शताब्दी में मुस्लिम इतिहास में किया गया है। जो मुस्लिम इतिहास था उसके उनके ग्रंथों में किया गया है। तो मुस्लिम इतिहास में किया गया है। 14वीं से 18वीं शताब्दी तक यह क्षेत्र शक्तिशाली गोंड राजवंशों के कब्जे में था। यह क्षेत्र जो था हम पढ़ने वाले हैं, ये शक्तिशाली गोंड राजवंशों के कब्जे में था, है ना। उसी के दौरान जो मुगल काल के दौरान बसे हुए थे, स्वतंत्र थे, मुगल काल के दौरान स्वतंत्र थे और मुगल लोग यहाँ पे आक्रमण किया करते थे, है ना। तो इसके बारे में हम देखेंगे दोस्तों। तो देखो दोस्तों, 9वीं शताब्दी तक मध्य प्रांत के संपूर्ण पूर्वी भाग पर 9वीं शताब्दी तक मध्य प्रांत के संपूर्ण पूर्वी भाग पर संबलपुर के एक बहुत बड़े क्षेत्र में गोंडों का साम्राज्य स्थापित हो गया था। गोंडों का साम्राज्य स्थापित हो गया था, जिसे गोंडवाना के नाम से जाना जाता था। इसे, है ना, जिसे गोंडवाना के नाम से जाना जाता था। इसमें आज के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्से शामिल थे दोस्तों। तो ये अपने को समझ में आ गया, है ना। तो अब अपने को यहां पे पढ़ना है कि क्या क्या हुआ था करके। देखो, यादव राव का नाम आता है दोस्तों। सबसे पहले किसका नाम आता है? यादव राव। इसका नाम याद रखना, यादव राव। तो मध्य प्रदेश में गड़ा गोंड रियासत का संस्थापक यादव राव था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में गड़ा गोंड रियासत का संस्थापक कौन था? संस्थापक का नाम याद रखना है। गोंड रियासत का संस्थापक पूछा जा सकता है, तो यादव राव का नाम शामिल है। यादव राव का नाम आता है दोस्तों, यादव राय का नाम आता है, सॉरी, यादव राय का नाम आता है। यादव राव था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश में गड़ा गोंड रियासत का संस्थापक कौन था? तो राय था। यादव राय था, इसका नाम याद रखना है। यादव राय के बाद आता है संग्राम शाह का नाम दोस्तों। संग्राम शाह इंपॉर्टेंट शासक है, गोंड शासक रहा है संग्राम शाह। संग्राम शाह का वास्तविक नाम दोस्तों अमहण दास था। अमहण दास था। क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, ये है कि नहीं। संग्राम शाह का वास्तविक नाम क्या था? तो संग्राम शाह जो गोंड शासक रहे हैं, उसका वास्तविक नाम था अमहण दास था दोस्तों। और इसने जो सिक्के चलाए थे, सिक्कों में इसको पुलत्स्य वंशी कहा गया है दोस्तों। इसके नाम के जो सिक्के मिले, सिक्के में इसकी उपाधि क्या किसकी थी करके क्वेश्चन आ सकता है। तो इसने जो सिक्के चलाए हैं, सिक्कों में इसकी उपाधि थी पुलत्स्य वंशी की थी। पुलत्स्य वंशी की थी, इसका नाम याद रखना। पूछा जा सकता है कि संग्राम शाह ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो पुलत्स्य वंशी की उपाधि धारण की थी दोस्तों। गोंड राज्य का वास्तविक संस्थापक संग्राम शाह को ही माना जाता है। गोंड राज्य का वास्तविक संस्थापक, देखो शुरुआत उसने कर दिया रहा होगा, लेकिन इसने अपने तरीके से नया साम्राज्य स्थापित किया, इसीलिए इसको गोंड राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों। गोंड राज्य का वास्तविक संस्थापक संग्राम शाह को माना जाता है। संग्राम शाह के 2 बेटे थे, 2 पुत्र थे। एक का नाम था दलपत शाह और दूसरे का नाम था चंद्र शाह थे। तो संग्राम शाह के 2 पुत्र थे। संग्राम शाह के 2 पुत्र थे, एक का नाम था दलपत शाह और दूसरे का नाम था चंद्र शाह। ये दोनों का नाम याद रखना है, 2 पुत्र थे। तो स्थापत्य में संग्राम शाह का क्या योगदान रहा है उसको देखेंगे हम। स्थापत्य कला में संग्राम शाह का क्या योगदान रहा है? तो संग्राम सागर झील का निर्माण करवाया था इसने जबलपुर में। जबलपुर में एक झील है दोस्तों जिसका नाम है संग्राम सागर झील। तो संग्राम सागर झील का निर्माण करवाया था इसने जबलपुर में, संग्राम शाह ने। इसका नाम याद रखना है, इसका नाम याद रखना है। संग्राम सागर झील का निर्माण इसने जबलपुर में करवाया था। बाजना मठ जो जबलपुर में बाजना मठ है दोस्तों, बाजना मठ कहां है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या अपने को इतिहास में यही पूछेगा कि बाजना मठ का निर्माण किसने करवाया था? तो गोंड शासक संग्राम शाह ने बाजना मठ का निर्माण जबलपुर में करवाया था। इसके अलावा सिंगौरगढ़ का किला, सिंगौरगढ़ का किला ये दमोह जिले में है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं करना है। ये क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी एई में आया था पिछले साल ही। सिंगौरगढ़ का किला, सिंगौरगढ़ का किला कहां है पूछा था उसने। ऑप्शन में दमोह सागर ऐसा देता है कि दमोह में है दोस्तों, दमोह। ये इसका निर्माण किसने करवाया था पूछा जा सकता है। तो सिंगौरगढ़ के किले का निर्माण संग्राम शाह के द्वारा, गोंड शासक संग्राम शाह के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा
चौरागढ़ का किला। तो चौरागढ़ का किला जो है दोस्तों ये नरसिंहपुर जिले में है, नरसिंहपुर जिले में है। कंफ्यूज नहीं करना, इनको याद रखना पड़ेगा। ट्रिक तो मैं यहां बता नहीं रहा हूं, है ना, तो आपको ही याद रखना पड़ेगा। तो मैं क्या बता रहा हूं सिर्फ यहां पे चौरागढ़ का किला कहां पर है, तो ये नरसिंहपुर जिले में स्थित है दोस्तों, नरसिंहपुर में है। इसका निर्माण जो है गोंड साम्राज्य के दूसरे नंबर के शासक संग्राम शाह ने करवाया था। दूसरे नंबर के शासक संग्राम शाह ने करवाया था, इसको याद रखना है। तो आपने वो क्या क्या याद रखने की बनती है यहां से, संग्राम सागर झील जो जबलपुर में है, इसका निर्माण भी इसी ने करवाया था, संग्राम शाह ने। बाजना मठ कहां है, जबलपुर में, इसका निर्माण भी इसी ने करवाया था। सिंगौरगढ़ का किला, सिंगौरगढ़ का किला डायरेक्ट पूछा गया है कई बार एग्जाम में, दमोह जिले में है, इसका नाम याद रखना है। इसके अलावा चौरागढ़ का किला ये नरसिंहपुर में है, कंफ्यूज नहीं करना है, याद नहीं आता पेपर में, इसलिए इनको याद रखना है, नरसिंहपुर में है। इसका भी निर्माण संग्राम शाह ने करवाया था दोस्तों। तो समझ में आ गया, संग्राम शाह ने करवाया था। इधर साइड जो चर्चा में रही है समाचार पन्नों में, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, रानी कमलापति के बारे में। रानी कमलापति, देखो दोस्तों, रानी कमलापति नाम इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रानी कमलापति क्या था, 18वीं शताब्दी की भारत की एक रानी, 18वीं शताब्दी की भारत की एक रानी और वीरांगना थी। 18वीं शताब्दी की भारत की एक रानी और वीरांगना थी, जो भोपाल से 40 किलोमीटर दूर स्थित गिन्नौरगढ़ के राजा, गिन्नौरगढ़ भोपाल से 40 किलोमीटर दूर स्थित एक गिन्नौरगढ़ का किला है दोस्तों, है ना, गिन्नौरगढ़ का किला अपन पढ़ेंगे इतिहास में। तो गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह की पत्नी थी, गिन्नौरगढ़ रियासत के राजा, गिन्नौरगढ़ रियासत के राजा और निजाम शाह की पत्नी थी। ये किसकी पत्नी थी, निजाम शाह के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। निजाम शाह की पत्नी थी दोस्तों, है ना। और ये बहुत चर्चा में रही है क्योंकि 2021 में भोपाल में जो हबीबगंज नामक रेलवे स्टेशन है, हबीबगंज नामक रेलवे स्टेशन का नाम कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया, देखो यहां लिखा हुआ है ना। इसके बारे में आगे बताता हूं मैं अभी। तो समझ में आ गया, गिन्नौरगढ़ के शासक निजाम शाह की पत्नी थी। निजाम शाह की 9 रानियां थी दोस्तों, 9 नहीं, हाँ 9 रानियां थी, उसमें से एक ये इसकी प्रिय रानी थी। कमलापति उनकी सबसे प्रिय रानी थी दोस्तों, है ना, इतना याद रखना है। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार उसी समय अफगान दोस्त मोहम्मद खां, जो भोपाल का नवाब था, अफगान शासक दोस्त मोहम्मद खान बार बार इसके साम्राज्य पे अधिकार करने की कोशिश करता था, है ना। तो ऐसा करता था, उससे अपने को इतनी जानकारी मिलती है। और रानी कमलापति के अंतिम दिनों का इतिहास ठीक ठीक ज्ञात नहीं होता, तो इतना अपन यहां से समझ लो बस। अब बात करते हैं अपन, देखो यहां पे सल्कनपुर रियासत के राजा किरपाल सिंह के यहां इसका जन्म हुआ था, यानी किरपाल सिंह की लड़की थी दोस्तों ये। सल्कनपुर रियासत के राजा किरपाल सिंह के यहां इसका जन्म हुआ था, रानी कमलापति का। इनका विवाह गिन्नौरगढ़ रियासत के राजा निजाम शाह से हुआ था। इसका विवाह किसके साथ हुआ था, मैंने अभी बताया। इनका विवाह गिन्नौरगढ़ रियासत के राजा निजाम शाह के साथ हुआ था दोस्तों। और राजा निजाम शाह की मृत्यु के उपरांत उन्होंने अपने पुत्र के संरक्षण के रूप में भोपाल पर शासन किया। तो भोपाल पर शासन किया है, और भोपाल के बाद जो है वो क्या नाम है, अपना गिन्नौरगढ़ के पास है ये भोपाल, तो भोपाल और गिन्नौरगढ़ पर इसने शासन किया। निजाम शाह की मृत्यु के उपरांत उन्होंने अपने संरक्षण के रूप में, अपने पुत्र के संरक्षण के रूप में भोपाल पर शासन किया। दोस्त मोहम्मद खां के पंड यंत्र के कारण दोस्त मोहम्मद खां नजर रखता था इसकी रियासत के ऊपर कि इसकी रियासत को हथिया लूं। अब दोस्त मोहम्मद खां किसी न किसी रूप से मुगलों से मिला हुआ था, तो दोस्त मोहम्मद खां के पंडतंत्र के कारण भोपाल के छोटे तालाब में जल समाधि ले ली थी इसने। भोपाल के छोटे तालाब में जल समाधि ले ली थी। पहले उससे बहुत सारा संघर्ष हुआ, उसके बाद में इसने समाधि ले ली थी। तो इतना अपने को पता होना। अब क्या होता है दोस्तों, 15 नवंबर 2021 को जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। तो 15 नवंबर को क्या मनाते हैं, जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है। 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा का जन्मदिन, जनजाति व्यक्ति तो थे, तो बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है 15 नवंबर को। और 15 नवंबर को ही उनके जन्म दिवस के अवसर पर ही जनजाति गौरव दिवस की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। और 15 नवंबर को ही झारखंड का स्थापना दिवस था दोस्तों। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर कराया गया था। झारखंड का स्थापना दिवस भी 15 नवंबर को ही आता है ना। तो 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर, है ना, रानी कमलापति के सम्मान में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। इतना अपने को यहां से याद रखना है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। इतना अपने को याद रखना है दोस्तों, इतना अपने को याद रखना है।
तो यहां से काम की चीज आपको जानकारी के लिए बता दिया मैंने, है ना। अब आगे हम डिस्कस करते हैं, कमलापति से इतना ही याद रखना है, अंतिम गोंड रानी के रूप में कमलापति को जाना जाता है, रानी कमलापति को जाना जाता है। ये गोंड राजवंश की अंतिम रानी थी, तो अंतिम गोंड रानी के रूप में कमलापति को जाना जाता है, इतना याद रखना है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं दोस्तों संग्राम साहा के बारे में। तो साहित्य में संग्राम साहा का क्या योगदान रहा है, देखो समझो इसको। साहित्य में संग्राम साहा का क्या योगदान रहा है, तो यह एक संस्कृत भाषा का विद्वान था, काफी विद्वान बुद्धिमान था ये। तो यह एक संस्कृत भाषा का विद्वान था। इसने रस रत्न माला की रचना की है, पूछा जा सकता है इसने किसकी रचना की है, इंपॉर्टेंट है ये। इसने रस रत्न माला की रचना की है दोस्तों। रस रत्न माला की रचना संग्राम साहा ने की है, इंपॉर्टेंट है। रस रत्न माला की रचना संग्राम साहा ने की है, इसको याद रखना है। इसके प्रमुख दरबारी दामोदर ठाकुर थे दोस्तों। तो इसके दरबार में दरबारी थे, साहित्यकार थे जिनका नाम था दामोदर ठाकुर। दामोदर ठाकुर महेश ठाकुर के अग्रज थे। एक महेश ठाकुर नाम के भी साहित्यकार थे। तो दामोदर ठाकुर महेश ठाकुर के अग्रज थे, लेकिन अपने को क्या याद रखना है, इसके प्रमुख दरबारी दामोदर ठाकुर थे। दामोदर ठाकुर ने 2 निबंध लिखे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। दामोदर ठाकुर ने 2 निबंध लिखे, एक का नाम है संग्राम साहित्य विवेक दीपिका। क्या नाम है उसका? संग्राम शाही है, शाही, संग्राम शाही विवेक दीपिका। ये पूरा नाम एक ही है, संग्राम, ये पूरा नाम एक ही है, याद रखना है, एक वर्ड में ये पूरा, संग्राम शाही विवेक दीपिका। संग्राम शाही विवेक दीपिका। एक ग्रंथ ये लिखा है और दूसरा ग्रंथ इसने लिखा है दिव्य निर्णय नामक 2 निबंध लिखे हैं दोस्तों दामोदर ठाकुर ने। दामोदर ठाकुर ने 2 निबंध लिखे। दामोदर ठाकुर संग्राम शाह के दरबारी थे, इन्होंने 2 निबंध लिखे। एक का नाम है संग्राम शाही विवेक दीपिका, संग्राम शाही विवेक दीपिका, और दूसरा है दिव्य निर्णय नामक 2 निबंध दामोदर ठाकुर ने लिखे हैं। तो इनका याद रखना है दोनों निबंध के नाम। तो इतना समझ में आ गया। अब आगे अपन देखेंगे और कुछ विशेष संग्राम साहा से रिलेटेड। तो रूपनाथ झा द्वारा रचित, रूपनाथ झा ये भी साहित्यकार थे इसके दरबार में, है ना, यानी गोंड साम्राज्य में साहित्यकार रहे हैं, जिनका नाम क्या है, रूपनाथ झा द्वारा रचित। क्या रचा इनने? तो गणेश नृप वर्णम, ये याद रखना। ये मेरी हिंदी तो कही थी, आप जानते ही है कि नहीं। देखो क्या नाम है इसका, गणेश नृप वर्णनम। ये लिखा है किसने? इसने रचा है किसने? रूपनाथ झा द्वारा। गणेश नृप वर्णनम साहित्य के अनुसार संग्राम शाह के शासन में के दौरान 52 गढ़ शामिल थे दोस्तों। तो उससे हमको पता चलता है। और इसके अलावा रामनगर शिलालेख, जो मंडला में रामनगर शिलालेख है दोस्तों, उसमें भी यह बताया गया है, शिलालेख में भी यह बताया गया है कि संग्राम शाह के शासन के दौरान 52 गढ़ थे। संग्राम शाह के शासन के दौरान 52 गढ़ शामिल थे करके बताया गया है। गढ़ हुआ करते थे दोस्तों, गढ़, है ना, जैसे अभी जिले होते हैं ना, 1 जिला 2 जिला, वैसे 1 गढ़ 2 गढ़, ऐसे पूरा गढ़। उसके साम्राज्य में 52 गढ़ शामिल थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 52 गढ़ किसके साम्राज्य में शामिल थे? तो संग्राम शाह के शासन काल में, यानी संग्राम शाह के गढ़ में 52 गढ़ शामिल थे, अपने को याद रखना है ना। और ये अबुल फजल ने भी बताया है, अकबर के दरबार में जो नवरत्न था अबुल फजल, उसने भी बताया है। अबुल फजल ने महाराज संग्राम शाही के 52 गढ़ों की सूची भी दी थी। उसने सूची भी दी के बताया कि इतने सारे क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। तो अबुल फजल के महाराजा संग्राम शाही के 52 गढ़ों की सूची दी है उसने। अबुल फजल ने 52 गढ़ थे उसके, इसमें ये भी बताया है उसके लेख में। और 52 गढ़ों का नाम भी बताया है जो अपने को काम का नहीं है, जैसे गढ़ है ना, बहुत सारे सिंगोरगढ़, बहुत सारे नाम है, पूरे 52 गढ़ों के नाम है ना, पूरे 52 गढ़ों के। बरगी, घनसौर, ये सब बरगी, घनसौर, है ना, चौरई, ये सब लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज है। तो 52 गढ़ों को याद नहीं रखना है अपने को। तो अपने को क्या याद रखना बनता है यहाँ से?
रूपनाथ झा द्वारा गणेश नृप वर्णम साहित्य के अनुसार, क्वेश्चन पूछा जा सकता है गणेश नृप वर्णम किसने लिखा है? रूपनाथ झा ने लिखा है के द्वारा रचित साहित्य के अनुसार संग्राम साह के दौरान 52 गढ़ शामिल थे। ये अपने को याद रखना है। और इसकी पुष्टि एक और जगह से होती है, मैंने बता दिया कहां से होती है इसकी पुष्टि, तो रामनगर शिलालेख से होती है। रामनगर शिलालेख से होती है ना, इतना याद रखना है। और अबुल फजल ने भी बताया है कि इसके पूरे 52 गढ़ों की सूची भी दी है उसने, इतना याद रखना है अपने को। तो समझ में आ गया संग्राम साह से इतने इंपॉर्टेंट है। संग्राम साह का वास्तविक नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और इसके सिक्कों में किसकी उपाधि धारण थी ये पूछा जा सकता है। पुलत्स्य वंशी की उपाधि संग्राम साह ने धारण की थी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। पुलत्स्य वंशी की उपाधि धारण क्यों की थी? क्योंकि पुलत्स्य ऋषि का पुत्र रावण था, तो इसने उससे अपनी उपाधि धारण की थी, है ना, क्योंकि रावण को मानते थे, ये रावण की पूजा भी करते हैं। तो पुलत्स्य ऋषि का पुत्र रावण था, इसीलिए इसने पुलत्स्य वंशी, यानी मैं रावण का वंशज हूं, पुलत्स्य ऋषि का पुत्र रावण था, तो इसने पुलत्स्य वंशी की उपाधि धारण करी थी। इसके सिक्कों में भी यही लिखा हुआ था। तो आप लोगों को समझ में आया। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों दलपत शाह की। तो दलपत शाह हमने पढ़े थे, संग्राम शाह के 2 पुत्र थे, दलपत शाह और चंद्र शाह। तो अब देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है दलपत शाह में। दलपत शाह का विवाह चंदेल वंश की कन्या दुर्गावती से होता है। दलपत शाह का विवाह चंदेल वंश की कन्या दुर्गावती से, चंदेल वंश की थी, अपन ने पढ़े थे कि नहीं चंदेल वंश के टाइम पे, है ना, चंदेल वंश की थी। तो दलपत शाह का विवाह चंदेल वंश की कन्या दुर्गावती से होता है। दलपत शाह का विवाह चंदेल वंश की कन्या दुर्गावती से हुआ। विवाह के कुछ समय पश्चात दलपत शाह और दुर्गावती के बीच, यानी दलपत शाह और दुर्गावती से वीर नारायण नामक पुत्र ने जन्म लिया। किसने जन्म लिया? वीर नारायण नामक एक पुत्र ने जन्म लिया, यानी कि दलपत शाह और रानी दुर्गावती का पुत्र था, वीर नारायण नामक पुत्र ने जन्म लिया। और उसके बाद क्या होता है 1548 में जब वीर नारायण 5 वर्ष का था, है ना, तो दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है। जब वीर नारायण उसका पुत्र 5 वर्ष का था तो दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है, दलपत शाह मर जाता है। तो 5 वर्ष का वीर नारायण को राजा घोषित कर दिया रानी दुर्गावती ने। रानी दुर्गावती ने 5 वर्ष का वीर नारायण को राजा घोषित किया गया और वीर नारायण की तरफ से दुर्गावती ने शासन प्रबंध संभाला। वीर नारायण की तरफ से रानी दुर्गावती ने शासन प्रबंध संभाला। रानी दुर्गावती के काल को ही गोंडवाना का स्वर्ण युग काल कहा जाता है दोस्तों। रानी दुर्गावती के काल को ही गोंडवाना का स्वर्ण युग कहा जाता है। गोंडवाना का स्वार्णिक या स्वार्णिक युग या स्वर्ण युग कहा जाता है। रानी दुर्गावती के समय गोंडवाना क्षेत्र में समृद्धि और प्रशंसा बहुत ज्यादा थी, है ना, यह समृद्धि बहुत अच्छी करी थी उसने, इसीलिए रानी दुर्गावती के समय गोंडवाना क्षेत्र की समृद्धि और प्रशंसा अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में भी की है। तो जो अबुल फजल ने जो आईने अकबरी लिखा है उसमें भी रानी दुर्गावती के साम्राज्य की प्रशंसा की गई है, रानी दुर्गावती की प्रशंसा भी की गई है। समझ में आ गया इतनी बात, है ना। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, रानी दुर्गावती के काल में ही 3 आक्रमण होते हैं। रानी दुर्गावती के काल में ही 3 आक्रमण होते हैं। जब रानी दुर्गावती का काल था उसी टाइम पे 3 आक्रमण होते हैं। एक आक्रमण हुआ था जिसका नाम था मियामा अफगानों का। दूसरा बाज बहादुर ने आक्रमण किया था। एक आक्रमण हुआ था मियामा अफगानों का, दूसरा बाज बहादुर का आक्रमण हुआ था जो मालवा का शासक था, और मनिकपुर के मुगल सूबेदार आसफ खां प्रथम का ने लड़ाई करी थी किससे? रानी दुर्गावती से। तो 3 आक्रमण हुए थे, मियामा अफगानों का, बाज बहादुर जो मालवा का शासक था, और मनिकपुर के मुगल सूबेदार आसफ खां जो अकबर ने भेजा था लड़ने के लिए, आसफ खां। 3 आक्रमण हुए थे। अपन अब यहां से पढ़ते हैं अब, है ना। उसके बाद आगे भी बता देता हूं थोड़ी सी जानकारी, है ना। तो क्या हुआ था, वीर नारायण पुत्र जो उनका पुत्र था वीर नारायण की मृत्यु के पश्चात गोंड साम्राज्य कमजोर पड़ गया था। और वीर नारायण की मृत्यु के पश्चात दलपत शाह का भाई जो था चंद्र शाह, ये देखो आगे आएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे ये चंद्र शाह, उसके बाद ये चंद्र शाही राजा बना दोस्तों। तो जो उसका दलपत शाह का जो लड़का था दूसरा चंद्र शाह राजा बनता है। अब अपन यहां बुक से पढ़ते हैं
थोड़ी कहानी समझ में आ गई ना। अब दलपत शाह देखो, तो संग्राम शाह की मृत्यु के पश्चात 1543 में उसका ज्येष्ठ पुत्र दलपत शाह सिंहासन पर बैठा, गद्दी पर बैठा, सिंहासन पर बैठा राजा बना। 1542 में दलपत शाह का विवाह चंदेल वंश की राजकुमारी दुर्गावती से हुआ था। मैंने बता दिया था दुर्गावती से हुआ था। दलपत शाह के समय के प्रमुख विद्वान मेघ और दामोदर ठाकुर थे। तो मैंने अभी बता दिया था दलपत शाह के समय प्रमुख विद्वान दामोदर ठाकुर, तो दामोदर ठाकुर संग्राम शाह के समय भी था और दलपत शाह के समय भी था। तो दलपत शाह के समय के प्रमुख विद्वान मेघ और दामोदर ठाकुर थे। दलपत शाह की आकस्मिक मृत्यु के पश्चात, दलपत शाह की आकस्मिक मृत्यु यानी अचानक मृत्यु के पश्चात दुर्गावती विधवा हो गई और उन्होंने अपने नाबालिग पुत्र वीर नारायण जो 5 वर्ष का था, वीर नारायण को राज सिंहासन पर बैठाया। वीर नारायण को राज्य सिंहासन पर बैठाया, उसको राजा घोषित कर दिया। उसके बाद रोल काल शुरू होता है रानी दुर्गावती का। तो जो उसको राजा बना दी, उसने वीर नारायण को राजा बनाई, तो खुद शासन संभाल रही थी, शासन की भागदौड़ संभाल रही थी। तो अब पढ़ेंगे अपन यहां पे रानी दुर्गावती के बारे में। तो रानी दुर्गावती का जन्म उत्तर प्रदेश के बांधा जिले में हुआ था दोस्तों। बांधा उत्तर प्रदेश में बांधा जिला है ना। तो रानी दुर्गावती का जन्म पूछा जा सकता है। रानी दुर्गावती का जन्म उत्तर प्रदेश के बांधा जिले में हुआ था। तो समझ में आ गया रानी दुर्गावती दोस्तों। रानी दुर्गावती एक प्रसिद्ध वीरांगना थी जिसे मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र पर शासन किया है, जिसने मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र पर शासन किया है। इसका जन्म हुआ था कितने को? 5 अक्टूबर 1524। 5 अक्टूबर 1524 को कलिंजर के राजा कीरत सिंह चंदेल के यहां हुआ था। कलिंजर के राजा चंदेल राजा, मैंने बताया था ना, कलिंजर के चंदेल राजा कीर्ति सिंह, कीरत नहीं है, कीर्ति सिंह है, कीर्ति सिंह चंदेल क्या हुआ था। इसके ये चंदेल वंश की थी ना, कीर्ति सिंह चंदेल क्या हुआ था, कीर्ति सिंह चंदेल क्या हुआ था, है ना। तो चंदेल वंश की क्या थी, ये राजकुमारी थी, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ गया एक बार। चंदेल वंश की राजकुमारी थी और गोंडवाना वंश की शासिका थी, है ना। तो उसका राज्य गढ़मंडला था। इसका राज्य कौन सा था? गढ़मंडला था। इसका केंद्र जबलपुर था। राज्य गढ़मंडला था, उसका केंद्र जबलपुर था, है ना। तो बांधा जिले में हुआ था। समझ में आ गया। बांधा जिले में किस क्या हुआ था मैंने बता दिया कि नहीं। 5 अक्टूबर 1524 को कलिंजर के राजा चंदेल राजा, कलिंजर के चंदेल राजा कीर्ति सिंह चंदेल के यहां हुआ था, उत्तर प्रदेश के बांधा जिले में। ये याद रखना है। अब यहां पढ़ते हैं हम ये फैक्ट को। चंदेल वंश की अंतिम राजकुमारी, चंदेल वंश की अंतिम राजकुमारी थी। चंदेल वंश की अंतिम राजकुमारी और दलपत शाह की पत्नी थी। दमोह के सिंगोरगढ़ के किले में, दमोह में सिंगोरगढ़ का किला है, दमोह में सिंगोरगढ़ के किले में संग्रामपुर पर दुर्गावती ने विजय प्राप्त करी थी। यानी सिंगोरगढ़ के किले को इसने जीत लिया था, है ना। संग्रामपुर दमोह के पास संग्रामपुर में है, वहां पर वहीं पे किला है सिंगोरगढ़ का किला। तो संग्रामपुर पर दुर्गावती ने विजय प्राप्त करी थी, दुर्गावती ने उसको जीत लिया था। रानी दुर्गावती ने मांडू के शासक बाज बहादुर को ही पराजित किया था। जो मांडू का शासक बाज बहादुर था वो आक्रमण करता था गोंड साम्राज्य में, रानी दुर्गावती के ऊपर आक्रमण किया था इनके साम्राज्य में, तो उसको भी इसने पराजित कर दिया था, है ना। तो उससे भी लड़ी और जीती, पराजित कर दिया था दोस्तों। उसके बाद रानी दुर्गावती के दरबार में पदनाथ भट्टाचार्य और महेश ठाकुर जैसे विद्वान थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। रानी दुर्गावती के दरबार में पदनाथ भट्टाचार्य और महेश ठाकुर जैसे विद्वान थे दोस्तों। तो पदनाथ भट्टाचार्य और महेश ठाकुर किसके दरबार में थे, पूछा जा सकता है। रानी दुर्गावती के दरबार के प्रमुख विद्वान थे। इनके दोनों के नाम याद रखना है। तो समझ में आ गया दोस्तों, रानी दुर्गावती के दरबार में पदनाथ भट्टाचार्य और महेश ठाकुर जैसे विद्वान थे, पूछा जा सकता है किसके दरबार में थे करके। रानी दुर्गावती के हाथी का नाम क्या था? सरमन था। रानी दुर्गावती के हाथी का नाम सरमन था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रानी दुर्गावती के हाथी का नाम क्या था? सरमन था। 1564 में अकबर के अभियान में, अकबर का जो गोंडवाना अभियान हुआ था, अकबर के अभियान में रानी दुर्गावती ने डटकर मुकाबला किया। रानी दुर्गावती ने आखिरी सांस तक लड़ी, डटकर मुकाबला किया दोस्तों। उसके बाद क्या होता है देखो, रानी दुर्गावती ने डटकर मुकाबला किया। अब अकबर खुद तो लड़ने नहीं आया था, अकबर ने अपने सेनापति आसफ खां को भेजा था। आसफ खां, तो दो लोगों के रानी दुर्गावती और आसफ खां के मध्य भयंकर लड़ाई हुई थी दोस्तों, बहुत ही भीषण और भयंकर लड़ाई हुई थी। ये जबलपुर के पास जो संग्रामपुर दमोह जिले में जो संग्रामपुर है, संग्रामपुर में जो सिंगोरगढ़ का किला है, वहां पे लड़ाई हुई थी। तो वहां पे लड़ाई हुई थी दोस्तों इसकी, रानी दुर्गावती और आसफ खां। अकबर का सेनापति
मुगल सेनापति आसफ खां के बीच भयंकर भीषण लड़ाई हुई, आखिरी सांस तक के लड़ी थी। रानी दुर्गावती आखिरी सांस तक लड़ी और मुगलों से आखिरी सांस तक के उनको पानी पिला दी थी इसने। आखिरी सांस तक के लड़ी और अपना फिर इसने जब आखिरी में बहुत ज्यादा लड़ने के बाद हिम्मत हारी तो अपने ही सीने में कटार डालकर आत्महत्या कर ली, स्वयं ही बलिदान दे दी। देखो यहां पे लिखा हुआ है। इस अभियान के दौरान रानी दुर्गावती ने अपनी कटार से ही स्वयं को बलिदान दे दिया। रानी दुर्गावती ने स्वयं को ही बलिदान दे दिया। रानी दुर्गावती के साथ इस अभियान में कौन कौन ने साथ दिया था उसके नाम देखो क्या है। चकरमान खर्चली, महारख ब्राह्मण और कल्याण बागीला, ये 3 लोगों ने साथ दिया था। इनके नाम याद रखना है। इस रानी दुर्गावती में इस अभियान में चकरमान खर्चली, महारख ब्राह्मण और कल्याण बाघीला ने साथ दिया था। इसके बाद मुगलों ने रानी दुर्गावती की बहन कमलावती को भी बंदी बना लिया था। तो रानी दुर्गावती की जो बहन थी कमलावती, उसको भी बंदी बना लिया था मुगलों ने। दुर्गावती की समाधि जबलपुर के बरेला में है दोस्तों, बरेला ग्राम जबलपुर में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है रानी दुर्गावती की समाधि कहां पर है, तो जबलपुर ग्राम बरेला में है। इसके बाद गोंड राज्य मुगल के अधिकार में आ गया था। इसके बाद जो है गोंड राज्य, गोंडवाना रियासत या गोंड राज्य मुगलों के अधिकार में आ गया था और मुगलों ने यहां पर अपने सूबेदार आसफ खां के साथ युद्ध हुआ था। आसफ खां और कसीम खां को नियुक्त किया था। तो मुगलों ने अपना सूबेदार किसको नियुक्त किया था, आसफ खां और कसीम खां को नियुक्त किया था। कासिम खां को नियुक्त किया था। समझ में आई ये कहानी? अपने को कहानी पता होना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे वहीं तो अपने को बन जाएंगे। तो मुगलों के जीते जाने के बाद मुगलों ने अपना सूबेदार आसफ खां और कासिम खां को नियुक्त किया था। उसके बाद देखो आता है चंद्र शाह। तो दलपत शाह का भाई चंद्र शाह 10 गढ़ों को मुगलों को देने के बाद, मुगल को दे दिया। अब मुगलों का शासन आ गया था, मुगल जीत गए थे। तो चंद्र शाह ने 10 गढ़ों को मुगलों को देने के बाद पुनः गद्दी प्राप्त की और 1576 तक शासन किया। तो देखो जब मुगल लोग जीत गए थे तो मुगलों को 10 गढ़ इसने दे दिया। बोले 10 गढ़ रखो, संधि किया होगा जिसमें बोला होगा कि 10 गढ़ तुम्हारे हुए, लेकिन मेरे को बाकी 10 गढ़ों को मुगलों को देने के बाद जो बाकी गढ़ 52 गढ़ थे, रानी दुर्गावती के टाइम पे 48 हो गए थे। फिर 10 गढ़ों को मुगलों को देने के बाद पुनः गद्दी पर बैठा। समझ में आ गया? अब इसको अपन आगे पढ़ते हैं। चंद्र शाह, दलपत शाह का भाई चंद्र शाह 10 गढ़ों को मुगलों को देने के बाद पुनः गद्दी पर बैठता है और 1576 तक शासन किया। इसने 1576 तक शासन किया। चंद्र शाह की हत्या, देखो चंद्र शाह शासक बना। चंद्र शाह की हत्या उसके छोटे पुत्र मधुकर शाह ने कर दी। मधुकर शाह ने मदन महल में कर दी थी और राज्य सिंहासन हथिया लिया था और राज्य सिंहासन बैठा। दोस्तों ये मदन महल इंपॉर्टेंट है। मदन महल जबलपुर में है दोस्तों, मदन महल जबलपुर में है। गोंड राजवंश के 10वें शासक मदन शाह ने इसका निर्माण करवाया था। पूछा जाता है, याद रखना है। मदन शाह ने, मदन महल जबलपुर में है, उसका निर्माण करवाया था। पंद्रह 1586 में मधुकर शाह के पश्चात प्रेम शाह गढ़ा का शासक बना। जो गढ़ा का शासक प्रेम शाह बना, मधुकर शाह के पश्चात प्रेम शाह गढ़ा का शासक बना। लगभग 40 साल तक इसने शासन किया। किसने? प्रेम शाह ने गढ़ा में प्रेम शाह को प्रेम नारायण भी कहते थे। प्रेम शाह ने गढ़ा रियासत का राजा था ये। प्रेम शाह ने गढ़ा में राधा कृष्ण मंदिर और संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी करवाया था। दोस्तों एक राधा कृष्ण मंदिर भी बनवाया था। राधा कृष्ण मंदिर और संस्कृत पाठशाला का निर्माण इसने गढ़ा में करवाया था। दोस्तों समझ में आ गया? उसके बाद क्या होता है? हृदय शाह। उसके बाद आता है हृदय शाह।
तो मुगलों से अच्छे संबंध होने के कारण हृदय शाह को प्रेम शाह का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, है ना। तो हृदय शाह को उत्तराधिकारी, प्रेम शाह का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया और फिर हृदय शाह शासक बनता है दोस्तों। हृदय शाह ने अपनी राजधानी रामनगर को बनाया था। क्वेश्चन आ सकता है, जो मंडला का रामनगर है दोस्तों, उसको अपनी राजधानी हृदय शाह ने बनवाया था। हृदय शाह ने अपनी राजधानी मंडला के रामनगर को बनवाया था, पूछा जा सकता है। और मंडला के निकट हृदय नगर की स्थापना भी करी थी। मंडला जिला जो है अपना, मंडला के निकट हृदय नगर की स्थापना भी की थी दोस्तों। मंडला में मोती महल का निर्माण भी करवाया था और रानी बेगम महल का निर्माण भी मंडला में करवाया था। और मंडला में राय भगत की कोठी का भी निर्माण इसने करवाया था और मंडला में ही एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो ये सब इस चीज़ का निर्माण इसने करवाया था दोस्तों। मोती महल, जो मंडला में मोती महल है, उसका निर्माण भी हृदय शाह ने करवाया था। तो समझ में आया, मोती महल का निर्माण गोंड राजा हृदय शाह ने नर्मदा के किनारे मंडला में करवाया था दोस्तों, है ना। हृदय शाह स्वयं एक संगीतकार था। हृदय शाह स्वयं एक राजा था और उसके अलावा इसको संगीत में मजा आता था, तो ये एक संगीतकार भी था, है ना। इसका पैशंस था, संगीत बजाता था एक नंबर तरीके से। तो हृदय शाह स्वयं एक संगीतकार था। उन्होंने हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश की रचना की थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश की रचना, है ना, हृदय शाह ने की थी, याद रखना है। हृदय शाह ने की थी, याद रखना है। हृदय शाह की अपनी उपपत्नी थी एक, है ना, उपपत्नी चिमनी बेगम एक उपपत्नी थी उसकी, उपपत्नी, है ना, उपपत्नी जिसका नाम था चिमनी बेगम के निवास के लिए एक बेगम महल का निर्माण भी करवाया था रामनगर में। उसी को हम बोलते हैं रानी बेगम महल, जो मैंने अभी बताया था, रानी बेगम महल का निर्माण करवाया था। हृदय शाह के 2 पुत्र थे, है ना, 2 पुत्र थे। एक का नाम था छात्र शाह और एक का नाम था हरि सिंह। एक का नाम था छत्र शाह और हरि सिंह। ये 2 पुत्र थे हृदय शाह के। तो अब इनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे आता है अन्य शासक, है ना। तो ये समझ में आया यहाँ से रोल कॉल इसका, है ना, हृदय शाह का। बस यहाँ से इतना ही। अब आगे देखो दोस्तों, आगे के अन्य शासक को हम डिस्कस करेंगे। तो हृदय शाह की मृत्यु के पश्चात, ये हृदय शाह वही है दोस्तों जिसने मंडला के किले का निर्माण करवाया था 1667 में। मंडला में जो किला है नर्मदा नदी के किनारे, मंडला के किले का निर्माण इसी ने करवाया था, हृदय शाह ने। हृदय शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र छत्र शाह ने 13 वर्ष तक शासन किया दोस्तों, 13 वर्ष तक शासन किया। उसके पश्चात हरि सिंह के पुत्र पहाड़ सिंह ने गोंड राज्य का शासन किया दोस्तों, गोंड राज्य पे शासन किया। उसके पश्चात किसके पश्चात? छत्र शाह के पश्चात हरि सिंह के पुत्र पहाड़ सिंह ने गोंड राज्य में शासन किया। और उसके बाद उसने बाद में औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी। औरंगजेब की सेना में शामिल हो गया था वो। उसके बाद क्या होता है, पहाड़ सिंह ने औरंगजेब की सेना में शामिल होने के बाद नरेंद्र शाह गढ़ मंडला का शासक बनता है। अब जब वो शामिल हो गया उधर, तो उसके बाद क्या होता है, नरेंद्र शाह मंडला का शासक बनता है दोस्तों। कौन? नरेंद्र शाह गढ़ मंडला का शासक बनता है। नरेंद्र शाह की सरकारी मुद्रा पर महाकाली नाम अंकित था दोस्तों। जो नरेंद्र शाह ने जो सरकारी मुद्रा चलाया था उस पर महाकाली नाम अंकित था, इसको याद रखना है। नरेंद्र शाह ने अपनी बहनें, उनकी एक बहन थी जिसका नाम था मान कुंवारी और दान कुंवारी। मान कुंवारी और दान कुंवारी का विवाह देवगढ़ के शासक बख्त बुलंद और रत्नापुर के राजा राज सिंह से किया था दोस्तों। तो समझ में आ गया, है ना। उसकी 2 बहनें थी, एक का नाम था मान कुंवारी का विवाह उसने क्या किया था, देवगढ़ के शासक बख्त बुलंद से कर दिया था। और दूसरा दान कुंवारी का विवाह रतनपुर के राजा सिंह से किया था दोस्तों। मराठा शासक बालाजी
मराठा शासक बालाजी बाजीराव ने 1741 यानी 1741 में मंडला पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। मंडला पर आक्रमण कर उसे जीत लिया और उसके बाद नरेंद्र शाह का पुत्र महाराज शाह सिंहासन पर बैठा। उसके बाद क्या होता है, नरेंद्र शाह का पुत्र महाराज शाह सिंहासन पर बैठा। मराठों की हार से दुखी होकर नरेंद्र शाह ने अग्नि समाधि ले ली थी, है ना, अग्नि समाधि ले ली थी। किसने? ये इसने, नरेंद्र शाह ने अग्नि समाधि ले ली थी और उसका फिर पुत्र महाराज शाह सिंहासन पर बैठता है। महाराज शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शिवराज शाह गद्दी पर बैठा। महाराज शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शिवराज शाह गद्दी पर बैठा और उसके समय मराठा पेशवा की सेना ने मंडला किले पर अधिकार कर लिया था। किसके समय? शिवराज शाह गद्दी पर बैठता है और उसी के समय, शिवराज शाह के समय, पेशवा की सेना ने मंडला किले पर अधिकार कर लिया था। फिर 1749 में शिवराज का भाई निजाम शाह ने अपने हाथों में सत्ता ले ली, है ना। 1749 में शिवराज का भाई निजाम शाह ने अपने हाथों में सत्ता ले ली। निजाम शाह के समय लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित प्रसिद्ध कवि थे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित किसके समय थे? निजाम शाह के समय प्रसिद्ध कवि थे लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित, जिन्होंने गजेंद्र मोक्ष काव्य की रचना करी है, पूछा जा सकता है। गजेंद्र मोक्ष काव्य की रचना किसने करी? लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित ने करी और ये लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित निजाम शाह के दरबारी थे। मंडला में राजेश्वरी भवन का निर्माण निजाम शाह ने करवाया था दोस्तों। जो मंडला का किला है दोस्तों, किले के ही अंदर, जो खंडर हो गया किला, किले के ही अंदर राज राजेश्वरी मंदिर है दोस्तों। राज राजेश्वरी मंदिर या राज राजेश्वरी भवन भी बोलते हैं उसको, उसका निर्माण निजाम शाह ने मंडला के किले में करवाया था, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1776 में निजाम शाह की मृत्यु के बाद उसका भतीजा नरहरि शाह गद्दी पर बैठता है। उसका जो भतीजा था वो नरहरि शाह गद्दी पर बैठता है और नरहरि शाह ने तेजगढ़ दमोह में मराठों के युद्ध किया। तेजगढ़ दमोह में मराठों से युद्ध किया दोस्तों, मराठों से युद्ध किया, लेकिन उसे पराजय प्राप्त हुई, उसकी हार हो गई और गढ़ मंडला पर मराठों का नियंत्रण हो गया और गढ़ मंडला पर मराठों का नियंत्रण हो गया। कहानी समझ में आई पूरी आखिरी तक के मराठों का नियंत्रण कैसे हुआ करके? तो ये थी कहानी दोस्तों, गोंड शासकों की कहानी ये थी। तो अपने को यहां से जो जो मैंने काम का बताया उसको याद रखना है। आ गया समझ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। राज राजेश्वरी मंदिर ये मंडला के किले में है, मंडला के किले में है और इसका निर्माण निजाम शाह ने करवाया था। गोंड राजाओं की कुल देवी का मंदिर है ये, गोंड राजाओं की कुल देवी का मंदिर है राज राजेश्वरी मंदिर। अब हम डिस्कस करते हैं आगे। तो अपने यहां तक डिस्कस कर लिए हैं, आपको एक कहानी के रूप में समझ में आ गया कौन कब तक शासक रहा है। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे गोंड साम्राज्य से संबंधित प्रमुख स्थापत्य कला। जो स्थापत्य कला, कुछ किलों का निर्माण करवाया होगा उन्होंने, महलों का निर्माण करवाया होगा, कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया होगा। तो स्थापत्य कला के अंतर्गत ये सब चीज़ों को पढ़ना पड़ता है दोस्तों, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम चौरागढ़ का किला। डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है और आएगा। चौरागढ़ का किला किस जिले में? चौरागढ़ का किला जो है नरसिंहपुर में है। ये संग्राम शाह के द्वारा निर्मित है। संग्राम शाह के बारे में अपन ने पढ़े थे जब, है कि नहीं? दूसरे नंबर में यही शासक करा था, है ना। तो संग्राम शाह ने इसका निर्माण करवाया था। डायरेक्ट याद रखना, चौरागढ़ का किला कहाँ पे? नरसिंहपुर में। याद रखिए, इसको ट्रिक नहीं बता रहा हूं मैं। अगला है सिंगौरगढ़ का किला। ये सिंगौरगढ़ का किला दमोह में है दोस्तों। ये संग्राम शाह ने बनवाया था। पिछले साल एमपीएससी एई में आया था क्वेश्चन, है ना। क्यों पूछा था उसने? क्योंकि सिलेबस में ही लिख रखा है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला पूछे जाएंगे। तो किलो, महल, मंदिर, इनसे एक ना एक क्वेश्चन पूछता है वो हर साल। तो सिंगौरगढ़ का किला कहाँ है? दमोह में है। ये संग्राम शाह ने बनवाया था। डायरेक्ट याद रखना है। सिंगौरगढ़, कंफ्यूज नहीं करना है। ऑप्शन में दमोह, सागर ऐसा ऑप्शन दिया था, है ना। सिंगौरगढ़ का किला कहाँ है? दमोह में है। संग्राम शाह के द्वारा निर्मित है। बाजना मठ, जबलपुर में एक मठ है जिसका नाम है बाजना मठ। ये जबलपुर में है। इसका निर्माण भी संग्राम शाह के दौरान ही किया गया था। संग्राम शाह जब शासन था उसी ने करवाया था बाजना मठ। एक और मठ है जिसका नाम क्या है? पचमठा मंदिर। ये जबलपुर में है दोस्तों। आधार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। आधार सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। क्यों? काहे कि ये संग्राम शाह वाला याद हो जाएगा, ये वाला याद नहीं होगा। तो पचमठा मंदिर ये जबलपुर में है। आधार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। गोंड शासक रहा है आधार सिंह। मोती महल, मंडला में मोती महल है दोस्तों, रामनगर में। रामनगर के मंडला में मोती महल है।
रामनगर जो है मंडला में, वहाँ मोती महल है ना। मोती महल इसका निर्माण हृदय शाह ने करवाया था। जब हृदय शाह अपन पढ़ रहे थे जब भी मैंने बताया था, हृदय शाह ने किस किस चीज़ों का निर्माण करवाया, आपको जानकारी के लिए बता दूं। हृदय शाह ने रामनगर में मोती महल का निर्माण करवाया है मंडला में। मोती महल के अलावा एक राय भगत की कोठी का भी निर्माण करवाया है। राय भगत की कोठी का निर्माण भी इसने ही करवाया है। इसके अलावा बेगम महल, जिसे रानी बेगम महल कहते हैं, इसका भी निर्माण हृदय शाह ने रामनगर में करवाया। और रानी महल का निर्माण भी हृदय शाह ने करवाया। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो मंडला का किला है दोस्तों, जो मंडला का किला है, जो खंडर हो चुका है, नर्मदा नदी के किनारे अपन देखते हैं, है ना, संग्राम घाट के पास जो नर्मदा नदी के सामने जो अपन किला देखते हैं, उस किले का निर्माण भी इसी ने करवाया था, हृदय शाह ने। मंडला के किले का निर्माण किसने करवाया पूछेगा तो याद रखना है हृदय शाह। हृदय शहर ने रामनगर में मोती महल का निर्माण करवाया, बेगम महल का निर्माण करवाया, रानी महल का निर्माण कराया। ये सब रामनगर मंडला में है, हृदय शाह ने करवाया था। हृदय शाह ने एक और चीज का निर्माण करवाया था, राय भगत की कोठी का आ गया। और मंडला के किले का निर्माण हृदय शाह ने करवाया था। अब मंडला के किले में ही एक राजेश्वरी मंदिर है दोस्तों। इधर साइड पढ़े थे अपन ने, कहीं याद आ रहा है मेरे को, देखो ये मंडला के किले में ही राजेश्वरी मंदिर है दोस्तों, है ना। गोंड राजाओं की कुल देवी का मंदिर है ये। तो राजेश्वरी मंदिर का निर्माण निजाम शाह ने मंडला के किले में करवाया था, इतना याद रखना है। राधा कृष्ण मंदिर अगला है। राधा कृष्ण मंदिर ये गढ़ा रियासत थी जो मंडला में है ना। मंडला वर्तमान में गढ़ा अभी भी बालाघाट जिले की तहसील है दोस्तों, है ना। गढ़ा अभी भी इसको वर्तमान में तहसील बना दिए। गढ़ा तहसील नहीं है, जगह का नाम है, सॉरी, गढ़ा स्थान का नाम है, लेकिन बालाघाट जिले मंडला जिले के बॉर्डर में पड़ता है गढ़ा, तो कान्हा के किनारे पड़ता है। तो क्या है ये राधा कृष्ण मंदिर, ये गढ़ा मंडला में है। प्रेम शाह ने इसका निर्माण करवाया था, जब अपन प्रेम शाह के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, प्रेम शाह के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये स्थापत्य कला इतने सारे हैं, अपने को इनको याद रखना। चौरागढ़ का किला कहाँ पे है तो नरसिंहपुर में है। सिंगोरगढ़ का किला दमोह में। बाजना मठ कहाँ पर है, जबलपुर में। पचमटा जबलपुर में है। मोती महल, बेगम महल, रानी महल ये रामनगर मंडला में। राधा कृष्ण मंदिर गढ़ा मंडला में, प्रेम शाह ने करवाया था। इसके अलावा अब हम बात करेंगे गोंड राज्य से संबंधित साहित्य एवं उनकी रचनाएं। तो गोंड राजाओं के दरबार में दरबारी रहे हैं और कुछ साहित्यकार भी रहे हैं, तो उनके द्वारा कुछ लिखा गया है, कुछ अपने राजाओं के बारे में उन्होंने कुछ प्रस्तुत किए, लिखे, है ना। तो साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन तो एक पूछा जाएगा, आपको पता है, क्योंकि सिलेबस में ही मध्य प्रदेश में साहित्य लिखा हुआ है। तो एक एक करके देखते हैं दोस्तों। तो देखो, दामोदर ठाकुर नाम के साहित्यकार ये संग्राम शाह के दरबार में थे दोस्तों। संग्राम शाह के दरबार में थे दामोदर ठाकुर। और दामोदर ठाकुर ने 2 निबंध लिखे हैं। एक निबंध का नाम है संग्राम शाही विवेक, संग्राम शाही विवेक दीपिका, ये एक निबंध लिखे हैं। क्या नाम है निबंध का? संग्राम शाही विवेक दीपिका, एक ये निबंध लिखे हैं, और दूसरा है दिव्य निर्णय। ये 2 निबंध लिखे हैं दोस्तों दामोदर ठाकुर ने। दामोदर ठाकुर संग्राम शाह के दरबारी थे। संग्राम शाह के दरबारी थे। दामोदर ठाकुर ने दिव्य निर्णय और संग्राम शाही विवेक दीपिका नामक 2 निबंध लिखे हैं। इंपॉर्टेंट है, 2 रचनाएं हैं, निबंध है इनके। अगला बात करेंगे हम महेश ठाकुर की। महेश ठाकुर रानी दुर्गावती के दरबार में थे दोस्तों। रानी दुर्गावती के दरबार में महेश ठाकुर एक विद्वान थे। महेश ठाकुर के द्वारा आलोक दर्पण, तिथि तत्व और चिंतामणि, आलोक दर्पण, तिथि तत्व और चिंतामणि नामक 3 रचनाएं की हैं इन्होंने। 3 रचनाएं की हैं दोस्तों, है ना। तो समझ में आ गया, 3 रचनाएं की है। उसके बाद है अगला पद्मनाथ भट्टाचार्य, ये भी रानी दुर्गावती के टाइम के हैं, है ना। तो रानी दुर्गावती के दरबार में महेश ठाकुर और पद्मनाथ भट्टाचार्य थे। इन्होंने दुर्गावती प्रकाश और वीर चंपू नाम की 2 रचना करी है दोस्तों। 2 रचना करी है, 2 साहित्य लिखे हैं इन्होंने। एक का नाम है दुर्गावती, एक का नाम क्या है, दुर्गावती प्रकाश और वीर चंपू। तो महेश ठाकुर और पद्मनाथ भट्टाचार्य ये दोनों रानी दुर्गावती के टाइम पे थे। इनको नाम याद रखना है, आलोक दर्पण और तिथि तत्व और चिंतामणि। तिथि तत्व चिंतामणि ये दोनों, ये देखो, तो ये नाम याद रखना, पहले ही बता रहा हूं मैं, पूछे जाएंगे यहां से क्वेश्चन। अगला है भानुदत्त मिश्र। ये भानुदत्त मिश्र दोस्तों, ये काव्य शास्त्र की पुस्तक लिखे हैं इन्होंने, जिसका नाम है रस मांजरी दोस्तों। रस मांजरी भानुदत्त द्वारा लिखित एक
प्रमुख काव्य शास्त्र है दोस्तों। एक काव्य शास्त्र है, तो इसको याद रखना है अपने को, ये पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये भानुदत्त मिश्र ने रस मंजरी काव्य शास्त्र की पुस्तक है एक प्रकार की, ये भानुदत्त ने लिखे हैं। ये किसके दरबार में थे ये नहीं पता, इतना याद रखना है अपने को। ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि रस मंजरी किसने लिखा है, तो ये भानुदत्त मिश्र के द्वारा काव्य शास्त्र की एक पुस्तक है रस मंजरी। अगला है लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित। लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित जो है, पंडित लक्ष्मी, यानी क्या नाम था इसका, निजाम शाह के समय लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित प्रसिद्ध कवि थे दोस्तों। निजाम शाह के टाइम के हैं ये, निजाम शाह के समय लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने गजेंद्र मोक्ष नामक एक काव्य लिखा है दोस्तों। गजेंद्र मोक्ष नामक काव्य की रचना करी थी इन्होंने, गजेंद्र मोक्ष। लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित का नाम याद रखना है, ये निजाम शाह के दरबार में कवि थे। अगला है रूपनाथ झा, ये संग्राम शाह के बारे में इन्होंने वर्णन किया है कि संग्राम शाह के, थोड़ा सा इतिहास से रिलेटेड वर्णन है। संग्राम शाह के बारे में बताया कि संग्राम शाह के टाइम पे 52 गढ़ हुआ करते थे, ये बताया इसने रूपनाथ झा ने। तो रूपनाथ झा ने गणेश नृप वर्णन नामक एक काव्य की रचना करी है दोस्तों। इस काव्य से ही हमको पता चला है, इस रचना से ही हमको पता चला कि संग्राम शाह के टाइम पे 52 गढ़ हुआ करते थे, 52 गढ़ थे दोस्तों, है ना। इसके अलावा रामनगर अभिलेख जो है, शिलालेख है, रामनगर शिलालेख से भी हमको ये जानकारी मिली कि संग्राम शाह के टाइम पे 52 गढ़ थे दोस्तों। इसके अलावा अबुल फजल ने भी अकबरनामा में भी उल्लेख किया है और पूरे 52 गढ़ों की सूची भी दी हुई है संग्राम शाह से रिलेटेड। तो आपने को इतना याद रखना है, रूपनाथ झा द्वारा रचित गणेश नृप वर्णन किसकी रचना है, रूपनाथ झा की है। अगला है वीर वाजपेयी दोस्तों, ये वीर वाजपेयी, इसने प्रेम दीपिका नामक एक रचना है, इनकी काव्य की रचना है, इतना याद रखना है। ये इनके बारे में सर्च मारा मैंने, नहीं मिला, नहीं आने इनके बारे में उतना पता नहीं चला, लेकिन ये अपने को याद रखना है, वीर वाजपेयी नामक एक साहित्यकार रहे हैं जिसने प्रेम दीपिका नामक एक की रचना की है। तो यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही सकते हैं दोस्तों, क्योंकि क्या हुआ है कि साहित्यकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के सिलेबस में ही मध्य प्रदेश में साहित्य एवं उनकी रचनाएं या कृतियां पूछी जाएगी, ये लिखा हुआ है। तो अपने को इनके रचनाएं याद रखना है। दामोदर ठाकुर बता दिया इनके बारे में मैंने, दिव्य निर्णय लिखे हैं, और एक और जो बताया था वो याद रखना है। महेश ठाकुर के बारे में बता दिया, आलोक दर्पण, तिथि तत्व, चिंतामणि, पदनाथ भट्टाचार्य, दुर्गावती प्रकाश, वीर चंपू, और भानुदत्त मिश्र के द्वारा रस मंजरी, लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित के द्वारा गजेंद्र मोक्ष, रूपनाथ झा के द्वारा गणेश नृप वर्णन, और वीर वाजपेयी के द्वारा प्रेम दीपिका नामक की रचना की हुई है, इतना इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हमने ये गोंड साम्राज्य, है ना, गोंड रियासत के प्रमुख शासक को डिस्कस किए, ये उनके रिलेटेड साहित्यकार है, पूरे शासक को डिस्कस कर लिए क्रम वाइज, और ये इनसे रिलेटेड जानकारी डिस्कस कर लिए दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा भी देवगढ़ का गोंड राज्य बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है, खरेला का गोंड राज्य, तो उसको भी डिस्कस करते हैं अपन, है ना, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो हो गया थोड़ा सा लंबा हो जाता है, वीडियो बड़ा हो जाता है, तो आप लोग बोलते हो कि देखते नहीं ढंग से, है ना। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों हम देवगढ़ का गोंड राज्य को डिस्कस कर रहे हैं, परीक्षा धाम की बुक से डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले मैंने ये डिस्कस कर चुका हूँ, क्या नाम है, ये मध्य प्रदेश में गोंड रियासत के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। मध्य प्रदेश का गोंड रियासत पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियो जाके वहाँ देखे, बहुत ही शानदार तरीके से डिटेल में डिस्कस किया गया है। आज हम देवगढ़ का गोंड राज्य को डिस्कस करेंगे दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। तो देवगढ़ का जो गोंड राज्य है ये 1580 से लेके 1700
1743 तक के शासन किया है दोस्तों इसने। देवगढ़ में 1743 तक के शासन किया है। तो देवगढ़ का गोंड राज्य के हम इसकी पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, शासित क्षेत्र पढ़ेंगे, कौन से क्षेत्र है जहां पे इन्होंने शासन किया, और इनके प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों देवगढ़ के गोंड राज्य के बारे में। तो देवगढ़ का गोंड राजाओं ने 16वीं सदी के अंत से 18वीं सदी के मध्य तक लगभग 1.25 साल तक का अपना गौरवशाली इतिहास रचा है, तथा इनके वंशज आज भी वारिसों के रूप में विद्यमान है। इन्हीं गोंड राजाओं के जीवन के विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराएंगे हम आपको, है ना। और रूबरू कराती हुई एक पुस्तक है दोस्तों, एक पुस्तक है जिस पुस्तक का ही नाम है क्या है, देवगढ़ का गोंड राज्य। एक पुस्तक है दोस्तों देवगढ़ का गोंड राज्य, उसमें इसका इतिहास के बारे में जानकारी मिली है। इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों डॉक्टर सुरेश मिश्रा ने। डॉक्टर सुरेश मिश्र है, सॉरी मिश्रा नहीं, मिश्र। डॉक्टर सुरेश मिश्र ने इस पुस्तक को लिखे। उस पुस्तक में ही इनके बारे में सबसे ज़्यादा बताया गया। तो एक पुस्तक है देवगढ़ का गोंड राज्य, उसमें डॉक्टर सुरेश मिश्र के द्वारा लिखित पुस्तक है, उसमें पूरी इनकी कहानी बताया गया है। तो ये पुस्तक हम जब पढ़ते हैं तो इसमें हमको पता चलता है कि सतपुड़ा के अंचल में विकसित हुए देवगढ़ के गोंड राजाओं को के उत्थान और पतन के बारे में उसमें बताया गया। इस पुस्तक में जहां मुगलों द्वारा नियंत्रण प्रताड़ित किए जाते रहे गोंड राजाओं ने आंतरिक और पीढ़ियों, तो समझ में आ गया, शोधकर्ता से हमको पता चला। तो देखो सबसे पहले पृष्ठभूमि देखेंगे। तो गढ़ा मंडला के कमजोर होने के बाद देवगढ़ में गढ़ा मंडला जब कमजोर हो गया, जो गढ़ा मंडला अपन गढ़ मंडला पढ़े हैं इसके पहले वाले इसमें गोंड साम्राज्य में, तो गोंड साम्राज्य में गढ़ा मंडला के कमजोर हो जाने के बाद देवगढ़ में धुरवा गोंड राज्य का उदय होता है। किसका? धुरवा गोंड राज्य का उदय होता है। यहां पहले गौली और ग्वाल अहीर लोगों का राज्य था दोस्तों। ये जो राज्य था देवगढ़, ये यहाँ पहले गौली या ग्वाल होते हैं जो अहीर लोग होते हैं, है ना, ग्वाल अहीर लोग होते हैं, उनका राज्य था दोस्तों। घनसूर और रत्नसूर ग्वाल राजाओं की हत्या कर, घनसूर और रणसूर ग्वाल राजाओं की हत्या कर राजा जाटवा ने देवगढ़ राज्य की पुनर्स्थापना करी थी। राजा जाटवा ने देवगढ़ राज्य की पुनर्स्थापना करी थी दोस्तों। किसने करी थी? राजा जाटवा ने देवगढ़ राज्य की पुनर्स्थापना करी थी। इतना अपने को समझ में आया। उसके बाद देखिए शासित क्षेत्र देखेंगे तो देवगढ़ का गोंड साम्राज्य का विस्तार पूर्व में वैनगंगा नदी तक, पश्चिम में वर्धा नदी तक, और उत्तर में छपारा में सिवनी जो है सिवनी छपारा, और दक्षिण में चांदा जिला महाराष्ट्र यानी चांदा महाराष्ट्र तक फैला हुआ था दोस्तों। तो समझ में आ गया देवगढ़ किधर साइड था, है ना। देवगढ़ मध्य प्रदेश के दक्षिण वाले क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी भाग में जो क्षेत्र है वहां तक था, है ना। तो कौन सा? देवगढ़ का गोंड साम्राज्य का विस्तार पूर्व में वैनगंगा नदी तक, पश्चिम में वर्धा नदी तक, और उत्तर में छपारा सिवनी, और दक्षिण में छपारा सिवनी में आता है, दक्षिण में चांदा महाराष्ट्र तक फैला हुआ था दोस्तों। वर्तमान में प्रमुख क्षेत्र में छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट व नागपुर, वर्धा क्षेत्र तक इसका विस्तार था। वर्तमान में अगर स्थिति देखें तो छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, नागपुर, वर्धा तक इसका विस्तार था दोस्तों। तो दोस्तों देखो देवगढ़ के शासक, तो देवगढ़ के प्रमुख शासक 1580 से लेके 1783 तक के शासन किए हैं दोस्तों। कई सारे शासक रहे हैं इसमें बीच में कई सारे शासक रहे हैं, लेकिन हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही जो इंपॉर्टेंट शासक है और जो इंपॉर्टेंट वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको ही पढ़ेंगे, है ना। स्पेशल आप जब एक पढ़ोगे इसके बारे में तो उसमें थोड़े से और ज़्यादा शासक देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर थोड़े से कम है। सबसे पहले बात करेंगे हम राजा जाटवा की। तो राजा जाटवा जो है देवगढ़ किले का निर्माण का श्रेय जाता है राजा जाटवा को। राजा जाटवा को देवगढ़ के किले का श्रेय जाता है दोस्तों। राजा जाटवा गढ़ मंडला के शासक प्रेम शाह के समकालीन थे। प्रेम शाह के बारे में अपन ने गढ़ मंडला जब पढ़ रहे थे उस टाइम पे पढ़े थे। प्रेम शाह, मधुकर शाह के बाद प्रेम शाह गद्दी पे बैठता है, तो ये प्रेम शाह के टाइम पे है, समकालीन थे बताया गया। राजा जाटवा गढ़ मंडला के शासक प्रेम शाह के समकालीन थे, याद रखना है। तो सबसे पहले राजा कौन बनता है? राजा जाटवा, है ना।
धुरवा गोंड राज्य का उदय हुआ और उसका संस्थापक इसे ही माना जाता है, याद रखना है ना। हाँ, है ना, समझ में आ गया। उसके बाद कोक साहब प्रथम, उसके बाद कोक साहब प्रथम गद्दी पर बैठता है दोस्तों। जाटवा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कोक साहब गद्दी पर बैठा, है ना। कोक साहब गद्दी पर बैठा और देवगढ़ का गोंड राज्य संभाला। इसके नशे में चूर होने के कारण, ये नशे में रहता था, इसके नशे में चूर होने के कारण कुछ समय के लिए नागपुर का किला मुगलों के अधीन हो गया था। जो नागपुर का किला था वो मुगलों के अधीन हो गया था। उसके बाद केसरी शाह, जिसका नाम था जाटवा द्वितीय केसरी शाह को ही कहा जाता था। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, केसरी शाह किस वंश का शासक था? तो देवगढ़ के गोंड राज्य का शासन रहा है केसरी शाह, इसी का नाम था जाटवा द्वितीय। तो केसरी शाह के पुत्र, कोक शाह के पुत्र केसरी शाह ने देवगढ़ राज्य का उत्तराधिकारी हुआ दोस्तों, देवगढ़ राज्य का उत्तराधिकारी हुआ, नाम याद रखना है। उसके बाद कौन आता है? कोक शाह द्वितीय। ये कोक शाह प्रथम था, ये कोक शाह द्वितीय नाम आता है। तो राजा केसरी शाह जाटव द्वितीय के बाद उसका पुत्र कोक शाह देवगढ़ की गद्दी पर बैठा। उसका पुत्र कोक शाह द्वितीय, उसका पुत्र कोक शाह द्वितीय, इतिहास करो ने द्वितीय नाम रखा होगा उसका, तो कोक शाह द्वितीय देवगढ़ राज्य की गद्दी पर बैठा। और औरंगजेब को लगान न देने के कारण, औरंगजेब आक्रमण कर रहा था और औरंगजेब को लगान न देने के कारण कोक शाह द्वितीय ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली। ये लगान नहीं दे पा रहा था औरंगजेब को, तो उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। क्वेश्चन आ सकता है, औरंगजेब की अधीनता किसने स्वीकार करी थी? कोक शाह द्वितीय ने स्वीकार करी थी, याद रखना है। कोक शाह ने अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया था। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, देवगढ़ के किस गोंड राजा ने, यानी देवगढ़ के किस गोंड राजा ने इस्लाम धर्म अपनाया था? तो कोक शाह द्वितीय ने अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया था और खुद का नाम रखा था इस्लाम यार खान रखा दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है किसने रखा था? तो याद रखना है, औरंगजेब की अधीनता किसने स्वीकार करी थी? कोक शाह द्वितीय ने स्वीकार करी थी। और कोक शाह ने ही अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाया था और इस्लाम धर्म अपनाने के बाद अपना खुद का नाम उसने इस्लाम यार खान रखा था, पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या होता है? दीनदार या जिसका नाम था दीनदार शाह कोकस द्वितीय का छोटा भाई था दोस्तों। कोक शाह द्वितीय का छोटा भाई था। कोक शाह द्वितीय का छोटा भाई था। देखो, बनना था इसके बाद किसका लड़के को? बनना था इसके बाद इसके लड़के को राजा, लेकिन इसका जो छोटा भाई था उसने सोचा ये मुगलों से मिल गया है दादा, और मुगलों के साथ ये पूरा मुगलों से मिला हुआ है, इसलिए उसका जो छोटा भाई था वो गद्दी पे बैठता है। बोले अब मैं बैठता हूँ, छोटा भाई लड़के को नहीं बैठा ला, मैं बैठा, तो वो खुद बैठा। तो कोक शाह द्वितीय का छोटा भाई जिसका नाम था दीनदार ने 1680 में देवगढ़ की सत्ता संभाली। 1680 में देवगढ़ की सत्ता संभाली, है ना, 1680 में देवगढ़ की सत्ता संभाली। उसके बाद क्या होता है? महिपत शाह कोकस से द्वितीय का बड़ा भाई था। कोकस बोल रहा हूं मैं जब इसे, कोक शाह द्वितीय का बड़ा भाई था। महिपत शाह कोक शाह द्वितीय का बड़ा भाई था। ये छोटा भाई था और ये बड़ा भाई था। कोक शाह द्वितीय का महिपत शाह कोक शाह द्वितीय का बड़ा भाई था ने औरंगजेब से संधि कर गद्दी पे बैठता है। तो वो फिर से देखो, बड़ा भाई जो था उसका, उसने औरंगजेब से संधि करके फिर से गद्दी पे बैठ गया। तो फिर से गद्दी पे बैठता है और इसने अपना नाम बदलकर बख्त बुलंद रखा दोस्तों। इसने अपना नाम बदलकर, महिपत शाह ने अपना नाम बदलकर बख्त बुलंद कर लिया और इसने अपना नाम बख्त बुलंद रखा। इसी के समय औरंगजेब ने देवगढ़ का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया था दोस्तों। इसी के समय औरंगजेब ने देवगढ़ का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया था दोस्तों, है ना। औरंगजेब एक कट्टर और सुन्नी मुसलमान था जो जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए लोगों के ऊपर अत्याचार भी किया करता था, जबरदस्ती करता था इस्लाम कबूल करने के लिए। तो ये समझ में आ गया। तो ये इतना समझ में आया। क्वेश्चन आ सकता है, महिपत शाह औरंगजेब से संधि किया इसने। एक कोक शाह द्वितीय का बड़ा भाई था और इसने अपना नाम बदलकर बख्त बुलंद रखा था। और
क्वेश्चन आ सकता है किसके टाइम पे देवगढ़ का नाम बदलकर इस्लामगढ़ करा गया था, तो महिपत शाह के समय। अगला है, इसके बाद क्या होता है, चांद सुल्तान। देवगढ़ राज्य के अधीन शक्तिशाली राजा बख्त बुलंद के बाद उसका पुत्र, अब इसने इस्लाम धर्म अपना लिया था, तो उसका जो पुत्र था उसने भी नाम रखा अपना चांद सुल्तान, राजगद्दी पर बैठा। चांद सुल्तान राजगद्दी पर बैठता है दोस्तों। उसके बाद चांद सुल्तान ने अपनी राजधानी देवगढ़ से नागपुर स्थानांतरित कर ली थी। चांद सुल्तान ने अपनी राजधानी देवगढ़ से नागपुर स्थानांतरित कर ली थी। 1743 में क्या होता है, 1743 में वास्तविक अधिकार रघुजी घोसले, जो मराठा राज्य में रघुजी घोसले मराठा के हाथ में आ गया। 1743 में वास्तविक अधिकार, जो ये देवगढ़ का वास्तविक अधिकार रघुजी घोसले मराठाओं के हाथ में आ गया और देवगढ़ का गोंड राज्य समाप्त हो गया। और क्या हुआ उसके बाद, देवगढ़ का गोंड राज्य समाप्त हो गया दोस्तों। तो ये एक छोटी सी शॉर्ट इंफॉर्मेशन थी जो अपने को पता होना, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वनडे एग्जामों में और अपना एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। मेंस के लिए थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ सकता है ना, क्योंकि देवगढ़ का गोंड राज्य में और भी कुछ इनके बीच में एक दो शासक और रहे हैं, लेकिन अपने को इतना इंपॉर्टेंट है। देवगढ़ के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल देखेंगे तो देवगढ़ के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल में आता है मोती टांका, बादल महल, हाथी खाना, नक्कार खाना, कचहरी और चांडी मंदिर। दोस्तों ये देवगढ़ के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। इतना याद रखना है किस जिले में है, क्या है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। देवगढ़ के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल में मोती टांका, बादल महल, हाथी खाना, नक्कार खाना, कचहरी और चांडी मंदिर, ये है देवगढ़ के प्रसिद्ध स्थल। अब हम आगे ही इस लेक्चर में शॉर्ट एंड स्वीट में खरेला का गोंड राज्य को डिस्कस कर लेते हैं। खरेला का गोंड राज्य, तो खरेला में भी गोंड राज्य रहा है, उसको देखते हैं। खरेला का गोंड राज्य, तो गोंड राज्य की एक शाखा मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित थी दोस्तों। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित थी गोंड राज्य की एक शाखा, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित थी। खरेला राज्य का विस्तार बैतूल और अमरावती तक था, जो महाराष्ट्र में अमरावती जिला है ना, मैप देखना आप, बैतूल से लेके अमरावती जिले तक था। तो खरेला राज्य का विस्तार बैतूल और अमरावती तक था, बैतूल से अमरावती तक था। खरेला राज्य को बदनूर के नाम से भी जाना जाता था, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खरेला राज्य को बदनूर, खरेला राज्य जो था, खरेला का गोंड राज्य जो था उसे बदनूर के नाम से जाना जाता था, बदनूर के नाम से, इसको याद रखना है। खरेला का किला बैतूल जिले में स्थित है। खरेला में एक किला बनवाया गया है, खरेला का किला बैतूल जिले में स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों खरेला का किला बैतूल जिले में है, पूछा जा सकता है अपने को पेपर में एग्जाम में कि खरेला का किला, देखो खरेला का किला किसने बनवाया था ये ठीक ज्ञात नहीं है, लेकिन इतिहासकारों ने एक गोंड राजा इल का वर्णन किया है। गोंड राजा जो आएगा यहाँ पे देखो, ये इल का वर्णन किया है दोस्तों, इल का वर्णन किया है, जिसका शासन बैतूल से अमरावती तक फैला हुआ था, जिसका शासन बैतूल से अमरावती तक फैला हुआ था। तो अगला है, मराठी ग्रंथ विवेक सिंधु में खरेला राज्य का वर्णन मिलता है। मराठी ग्रंथ है दोस्तों, एक मराठी ग्रंथ है जिसका नाम है विवेक सिंधु, है ना। तो महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। 1190 में मराठा का पहला काव्य ग्रंथ, 1190 में मराठा का पहला काव्य ग्रंथ जिसका नाम था, जिसको किसने लिखा है, नहीं इसका नाम था विवेक सिंधु, है ना, लिखा है। तो किसने लिखा है ये, तो मधु यानी मुकुंद राज ने लिखा है दोस्तों। ये क्वेश्चन आ सकता है, विवेक सिंधु मराठी ग्रंथ है ये, विवेक सिंधु ये किसने लिखा है पूछा जा सकता है, तो ये मुकुंद राज ने लिखा है। विवेक सिंधु की रचना मुकुंद राज ने की है, मराठी ग्रंथ है दोस्तों ये। तो मराठी ग्रंथ जो है विवेक सिंधु, इसमें खरेला राज्य का भी वर्णन मिलता है कि वहां पे एक खरेला राज्य था जो बैतूल से अमरावती तक था, ऐसा वैसा है कि नहीं। अगला है, खरेला राज्य के प्रमुख शासक राजा इल, उसके अलावा नरसिंह राय का नाम भी आता है।
नरसिंह राय का नाम भी आता है, नरसिंह राय और जैतपाल। ये 3 प्रमुख शासकों के नाम हमको मिलते हैं। खरेला राज्य के प्रमुख शासक है राजा इल, नरसिंह राय और जैतपाल। मुगलों के लगातार आक्रमण से परेशान होकर खरेला या खंडेला राजवंश ने मुगलों के हमले से बचने के लिए मुगलों से समझौता कर लिया। बोले मुगलों से समझौता कर लिया, बार बार आक्रमण हो रहा था तो मुगलों से बोले अब कोई मतलब नहीं है, ये बड़े साम्राज्य वाले हैं, तो उनसे इन्होंने समझौता ही कर लिया। और उसके तहत खरेले का किले का नाम बदलकर, उसके तहत खरेला का जो किला है बैतुल में, उसका नाम बदलकर महमूदाबाद कर दिया दोस्तों, महमूदाबाद कर दिया। तो खरेला का किले का नाम बदलकर महमूदाबाद कर दिया, याद रखना है। यूं तो विंध्याचल और सतपुड़ा से यह किला अधिक सुरक्षित रहा, लेकिन दक्षिण के मैदानी भाग अमरावती और भंडारा के तरफ से, जो दक्षिण के मैदानी भाग अमरावती और भंडारा के तरफ से मराठाओं के गंभीर आक्रमण होते रहते थे। तो मराठाओं ने गंभीर आक्रमण किए और किले पर कब्जा कर लिया और किले को कब्जे में ले लिया, किले पर कब्जा कर लिया, किले को कब्जे में ले लिया। तो अपने को इतना ही जानकारी याद रखना है काम का खरेला का गोंड राज्य से, है ना। किधर शाखा थी, कहाँ से कहाँ तक थी, खरेला का किला कहाँ है, और ये जो मैंने बताया कि इसका नाम बदले क्या, इतनी जानकारी याद रखना है दोस्तों। इस तरीके से हमारा गोंड साम्राज्य कंप्लीट होता है। मध्य प्रदेश में गोंडवाना रियासत कंप्लीट होती है। गोंडवाना रियासत के तहत हमने गढ़ मंडला रियासत पढ़े, देवगढ़ रियासत पढ़े और खरेला रियासत को पढ़े दोस्तों। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। अगला लेक्चर में हम सीधे बुंदेलखंड रियासत को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।